एक सीमा रेखा पर बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड स्तर प्लस माइनस एक सीमा रेखा पर कम एचडीएल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल स्तर एक काफी सामान्य लैब परिणाम है। और जब तक स्तर अत्यधिक नहीं होते, सलाह वास्तव में जीवन शैली और आहार से संबंधित होती है। अब कुछ लोगों के पास सीमा रेखा पर बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, लेकिन सामान्य एचडीएल, अन्य के पास सामान्य ट्राइग्लिसराइड के साथ कम एचडीएल हो सकता है। फिर भी सलाह समान होती है। इसलिए इस वीडियो में मैं दोनों को एक ही समय में समझाने की कोशिश करूंगा। उन लोगों के लिए जिनके पास पूरी तस्वीर है, यानी उनके पास सीमा रेखा पर बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड है और साथ ही कम एचडीएल है, ये कुछ जिसे इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है का एक सामान्य प्रारंभिक संकेतक है। अब मेरे पास ट्राइग्लिसराइड्स पर एक पूरी अलग 10 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैं आरेखों का उपयोग करके समझाता हूं कि इंसुलिन प्रतिरोध कैसे विकसित होता है। लेकिन संक्षिप्त संस्करण यह होगा कि आपका शरीर ऊर्जा, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा को बहुत अच्छी तरह से संसाधित नहीं कर रहा है। वास्तव में एक सच्चा सीमा रेखा पर बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड स्तर केवल एक उपवास रक्त परीक्षण के माध्यम से मापा जा सकता है। इसीलिए यदि आप कम से कम 8 से 12 घंटे तक उपवास नहीं कर रहे थे, तो यह पहले स्तरों को दोहराने के लिए सार्थक हो सकता है, इससे पहले कि आप रक्त परिणाम के आधार पर कोई बड़ा परिवर्तन करें। मूल रूप से जब आप भोजन का सेवन करते हैं, तो आपका शरीर भोजन से शर्करा ऊर्जा और वसा ऊर्जा को निकालने में सक्षम होना चाहिए। यह कुछ समय के लिए रक्त प्रवाह में रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपका शरीर इसे रक्त प्रवाह से हटाने और इसे ऊतकों में स्थानांतरित करने में सक्षम होना चाहिए। यह आपके मांसपेशियों में हो सकता है यदि आप सक्रिय हैं, आपके मांसपेशियों और यकृत में ग्लाइकोजन भंडार में। यह आपके उपचर्म वसा या आंतरिक वसा भंडार में हो सकता है। लेकिन यदि आपका शरीर इस ऊर्जा को उपयोग में परिवर्तित करने में बहुत प्रभावी नहीं रहा है, शायद क्योंकि आप बहुत सक्रिय नहीं हैं, शायद क्योंकि आप दिन में बहुत देर से भोजन कर रहे हैं, ये बहुत सारे परिष्कृत, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, सफेद शर्करा और संतृप्त वसा से बना है। बेशक मेरे पास इन पर अधिक विस्तार से समझाने वाले वीडियो हैं। शायद आपके पास ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए बड़ी मांसपेशियां नहीं हैं, आप आनुवंशिक रूप से उपहार में नहीं हैं और इसलिए आपके पास बड़े उपचर्म वसा जमा नहीं है, या आपके अंगों में पहले से ही वसा के रूप में बहुत सारी ऊर्जा संग्रहित है, जैसे कि फैटी लिवर, और इसलिए स्थान पहले से ही भरा हुआ है। वसा के रूप में ऊर्जा के लिए अधिक स्थान नहीं है और इसलिए आपका शरीर पहले से ही इसके खिलाफ लड़ रहा है, जिसे इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है। प्लस माइनस आपके शरीर का समग्र थर्मोस्टेट असंतुलित है, जिसे हम आंत माइक्रोबायोम और आपके आंत माइक्रोबायोम के माध्यम से स्रावित हार्मोन कहते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर इन जटिल विषयों पर अधिक ब्लॉग्स के लिए जा सकते हैं ताकि उन्हें अधिक विस्तार से समझ सकें। लेकिन मूल रूप से ऊर्जा चयापचय मुख्य रूप से आपके शरीर में परिष्कृत शर्करा चयापचय बहुत प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है। यह एक धीमी नाली की तरह है और इसलिए 8 से 12 घंटे के रात भर के उपवास के बाद जब वे आपके ट्राइग्लिसराइड स्तर की जांच करते हैं, तो वे अभी भी थोड़े बढ़े हुए होते हैं। ये थोड़ा ऐसा है जैसे आप सिंक को भरते हैं और रात भर उसमें अभी भी कुछ पानी था, ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था। और कई कारण हो सकते हैं कि वह सिंक धीमा है। जैसा कि मैंने कहा, यह आपकी गतिविधि स्तर, मांसपेशी द्रव्यमान, यकृत की स्थिति, आंत माइक्रोबायोम की स्थिति से संबंधित हो सकता है। और कई चीजें हैं जो आप अपनी इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। आप मेरे डायबिटीज और प्री डायबिटीज पर वीडियो देख सकते हैं, व्यायाम पर। लेकिन यह वजन घटाने के लिए कैलोरी घाटे से संबंधित हो सकता है और यह आहार परिवर्तनों, बढ़ी हुई व्यायाम, अंतराल उपवास, कैलोरी ट्रैकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। विशेष रूप से यदि आपके पास बढ़ी हुई पेट की चर्बी या कमर की परिधि है, तो यह उन ग्लाइकोजन भंडार को बढ़ाने के लिए मांसपेशी द्रव्यमान बढ़ाने के माध्यम से किया जा सकता है। कुछ सप्लीमेंट्स के माध्यम से जो यकृत वसा को कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 और फाइबर, या यहां तक कि आपके आंत माइक्रोबायोम को सुधारने के लिए प्रोबायोटिक्स। लेकिन मूल रूप से एक उच्च ट्राइग्लिसराइड और कम एचडीएल स्तर एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत है कि इंसुलिन प्रतिरोध के कुछ प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं और आप अपने अन्य रक्त मार्करों को देखना चाह सकते हैं, जैसे HbA1c, जो आपकी 3 महीने की औसत शर्करा है। क्या यह 5.5 से ऊपर है, या आपके उपवास शर्करा स्तर, या शायद आपके यकृत एंजाइम स्तर, या आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्तर जैसे CRP। ये सभी चीजें जुड़ी हो सकती हैं। HDL का इससे संबंध यह है कि HDL उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन है, जो मूल रूप से रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट के लिए एक कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट अणु है, जिसका मतलब है कि यह एक अणु है जो भंडारण से वसा को जलाने में शामिल होता है। और इसलिए जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, जब आपके शरीर को अधिक वसा जलाने की आवश्यकता होती है, और यह किसी भी प्रकार के कैलोरी घाटे के कारण हो सकता है, यह आहार परिवर्तनों, बढ़ी हुई व्यायाम, अंतराल उपवास आदि के कारण हो सकता है। किसी भी कारण से वजन घटाने के कारण आपका शरीर तब अधिक HDL को वसा जलाने के लिए भर्ती करेगा। उस समय यह HDL का उत्पादन करने के लिए सबस्ट्रेट्स की भी तलाश करता है,
जिसमें ओमेगा 3 शामिल है। इसलिए सप्लीमेंट्स जो एचडीएल को बढ़ाने के लिए दिखाए गए हैं, उनमें उच्च खुराक के ओमेगा 3, फाइबर आदि शामिल हैं। लेकिन कुछ आनुवंशिक स्थितियां भी हो सकती हैं, जिनमें कुछ लिपोप्रोटीन की कमी के कारण वे ग्राहक अपने एचडीएल को नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए मैं यह अनुशंसा नहीं करूंगा कि ग्राहक अंधाधुंध सप्लीमेंट्स लें। पहले वे जीवन शैली में बदलाव करें। यदि आवश्यक हो तो ओमेगा 3 प्लस माइनस फाइबर का सप्लीमेंट लेने पर विचार करें, विशेष रूप से यदि आप अपने मैक्रोज और कैलोरी को ट्रैक कर रहे हैं और आप ओमेगा 3 7 या फाइबर 7 में कम हैं, और शायद 3 से 6 महीने के समय में एक रक्त परीक्षण दोहराएं। केवल उन सप्लीमेंट्स को लेना जारी रखें यदि यह आपके रक्त मार्करों पर कुछ लाभकारी प्रभाव डालता है। उच्च ट्राइग्लिसराइड और कम एचडीएल के लिए कई दवाओं की कोशिश की गई है और लगभग सार्वभौमिक रूप से उन दवाओं ने, हालांकि उन्होंने ट्राइग्लिसराइड्स को कम किया, जैसे कि फाइब्रेट्स, एचडीएल को बढ़ाया, जैसे कि उच्च खुराक, ओमेगा 3, हार्ड एंड पॉइंट डेटा, जिसका मतलब है कि उन सप्लीमेंट्स ने कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं दिखाई, जैसे कि प्रमुख तीव्र कोरोनरी घटनाओं या मृत्यु को कम करना, जो यह सुझाव देता है कि एक उच्च ट्राइग्लिसराइड, विशेष रूप से यदि यह केवल सीमा रेखा पर है या कम एचडीएल हो सकता है, मूल रूप से एक अस्वस्थ जीवन शैली या इंसुलिन प्रतिरोध और चयापचय रोग के लिए आनुवंशिक प्रवृत्ति के सूचक हो सकते हैं, जो यह समझा सकता है कि जीवन शैली और आहार परिवर्तन अधिक संभावना रखते हैं। हार्ड एंड पॉइंट्स जैसे हृदय रोग या चयापचय रोग को कम करने के लिए बजाय सप्लीमेंट्स लेने और संख्या को बदलने के बजाय जीवन शैली को नहीं बदलने के। जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स केवल तभी आपकी मदद करेंगे जब आप वास्तव में प्रतिरोध प्रशिक्षण करते हैं, वैसे ही यह संभावना है कि ओमेगा 3 केवल तभी आपकी मदद करेगा जब 1. आपका आहार पहले से ही ओमेगा 3 में कमी है, और 2. आप वजन कम करने के लिए कैलोरी घाटे में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह शायद एकमात्र स्थिति है जहां ओमेगा 3 आपकी मदद कर सकता है। यदि आप मेरी वेबसाइट healthgroupcoaching.com पर जाते हैं, नीचे तक स्क्रॉल करें और सप्लीमेंट्स के साथ साथ रिवर्स मेटाबॉलिक डिजीज नामक अनुभाग पर क्लिक करें, तो आपको यह ब्लॉग मिलेगा जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम सप्लीमेंट्स कहा जाता है, जिसमें मैंने कुछ सप्लीमेंट्स के लिए अमेजन लिंक दिए हैं जिन्हें आप विचार कर सकते हैं, जिसमें यह ट्रिपल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 और यह इनुलिन फाइबर आधारित फाइबर सप्लीमेंट शामिल है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, सप्लीमेंट्स आपके जीवन शैली परिवर्तनों को पूरक करने के लिए हैं। मेरे ब्लॉग्स पर वर्णित परिवर्तन और मेरे लंबे वीडियो, यदि आप ब्लॉग पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर एक बहुत लंबा वीडियो मिलेगा, सप्लीमेंट्स की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होंगे। यदि आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो मैं अनुशंसा करूंगा कि आप शायद 3 से 6 महीने के समय में रक्त परीक्षण दोहराएं और केवल तभी जारी रखें यदि आपको कुछ सुधार दिखाई देता है।